हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। ये चौथा है, इसके पहले 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन थे। ठीक है, उसमें भी आने के चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हैं, तो उसको तो मिस मत करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इस प्रैक्टिस सेट का। पहला क्वेश्चन, हाथी उथी बनिए भैया, देख लो, हाथी, हाथी का बच्चा, हाथी की मम्मी, ये सब हैं। देखते हैं क्या कह रहा है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाथियों से रिलेट करता हुआ, तो इतनी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, अगर वो आप अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे ना, तो फिर आपका हाथियों से रिलेट करता हुआ कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर रहे हैं। कह रहा है कि सामान्यतः 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है। नहीं, सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि 3 महीने का जो बच्चा होता है उसका जो वजन होता है लगभग 2 क्विंटल होता है, लगभग 200 किलोग्राम होता है। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेना है, लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये इन्होंने गलत बोला। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, मतलब ज्यादा से ज्यादा आराम नहीं करते, ये सही है। वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, सही बात है। हाथी जो है ज्यादा आराम नहीं करते, नाम ही आती है, सिर्फ बड़े हैं, लेकिन ये आराम नहीं करते हैं। ये शाहरुख खान है भैया, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, तो ऑप्शन बी वाला सही है फिलहाल। आगे, हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, और सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, सही है। ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है ये हथनी है भैया, और सबसे बुजुर्ग रहेगी, सबसे जो बूढ़ी रहेगी वही मार्गदर्शन करेगी सबका। ठीक है, तो ये वाला तो सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं, ये भी सही है। आगे है, नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं, मतलब 8-10 साल रहेंगे उसके बाद छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं, 8-10 साल नहीं, बल्कि लगभग ये 14-15 वर्ष तक रहते हैं, 14-15 वर्ष तक रहते हैं। ठीक है, 14-15 वर्ष तक रहते हैं, 8-10 साल में नहीं, 14 से 15 या 16 वर्ष तक रहते हैं, उसके बाद छोड़ के जाते हैं। इसका मतलब ये जो है वो गलत है। तो कौन सा सही है, बी और सी सही है। बी और सी किसमें है भैया, बी और सी देखो ये इसमें है, ऑप्शन डी वाले में सही है, बी वाले, सॉरी डी वाला, केवल बी और सी सही है। ये जितनी इंफॉर्मेशन आपको बताएगी आप अपने माथे में घुसा लीजिए, ताकि जब एग्जाम दिन आए उसमें आप तुरंत निकाल करके चेक कर लीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भैया। ये देखो क्या बनी हुई है, अभी बता रहे हैं। चलो, लिखा हुआ है बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं। देखो ये जो छोटी छोटी सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, ये कुआं होता था, लेकिन कुएं में जो होते थे वो सीढ़ी लगाई जाती थी, सीढ़ी बनवाई जाती थी, राजा उजा बनवाते थे। ये किसके लिए होता था, ये वहां होता था जहां पर बारिश बहुत कम होती थी। अगर बारिश हो गई तो उस पानी को इकट्ठा करने के लिए, ताकि जो राहगीर आते जाते लोग हैं वो पानी पी सकें। ठीक है, और यहाँ पानी पीना कैसे है, बहुत ही आसान है, सीढ़ी से खर 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 नीचे उतर जाओ, पानी पियो, खर खर ऊपर चढ़ जाओ। ठीक है, यहाँ कोई घरनी वरनी नहीं लगती है, लाओ पानी उसमें खींचे ऊंचे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जहाँ बारिश कम होती है वहाँ बनवाई जाती थी, ज़्यादातर राजस्थानी इलाकों में बनवाई जा रही थी। ठीक है, क्योंकि वहां पर बारिश बहुत कम होती है। चलो देखते हैं, ये वर्षा के पानी के भंडारण, हाँ ठीक है, भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणालियां थी। हाँ, इससे भंडारण मतलब स्टोर भी करते थे, और संरक्षण मतलब अच्छी तरीके से रख रखाव भी करते थे, ये सही है। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था, मतलब कोई भी समुदाय आकर के पानी पी सकता था, कोई भी आए आए पानी पिए, राहगीर आए चाहे जो आए पानी पी सकता था, इसका मतलब ये भी सही है। बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, ये बावड़ियां हैं, ये सीढ़ी है उसकी। परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। अरे भैया ये कैसे हो सकता था, यहाँ पर घिरनी उनी लगी ही नहीं है, ये जब सीढ़ी बनी हुई है तो डायरेक्ट खर खर नीचे चले जाओ, पानी पियो, ऊपर चले जाओ, नहा धो के ऊपर चले जाओ, सही है। इसका मतलब ये घिरनी का उपयोग नहीं कर रहा था, ये गलत बोला है। तो कौन सा सही है, ए और बी वाला सही है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए एंड बी। ठीक, बहुत ही आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बिना बीजों के उगने वाले पौधे कौन है। बताओ भैया, सेब है,
कि फर्न है, कि पाइनस है, कि प्रून्स है। ये आपके सामने एक है, ये बिना बीज के उगते हैं भैया, इनका नाम है फर्न। क्या नेम है? फर्न। ये ऐसा पौधा है जो बिना बीज के उगता है, क्योंकि इसमें फल नहीं होते। फल नहीं होगा तो बीज नहीं होगा, सही है। और ये ऐसे ही मतलब यहाँ से कुछ परागण निकले, कहीं और उड़ के चले गए, वहां भी हो जाएगा। ये ज्यादातर जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां ये उगते हैं, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। यहां से ये चीज याद कर लो, 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, याद कर लेना। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली और कुडुक भाषा बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? बहुत ही आसान है भैया। संथाली कौन लोग बोलेंगे? जो संथाल हैं, जो संथाल जनजाति के हैं वो लोग बोलेंगे संथाली, सही है। तो ये आपके सामने एक मैप है, अगर इस मैप को आप जानते हो तो आंसर तुरंत बताओगे, नहीं जानते हो तो हम बता दे रहे भैया। ये झारखंड है, ये झारखंड का मैप है, यानी ये संथाली और कुडुक भाषा जो बोली जाती है वो झारखंड में ज्यादा बोली जाती है। ये जो संथाली है ना, कई इलाकों में बोली जाती है। ये बांग्लादेश के कुछ इलाकों में बोली जाती है, त्रिपुरा में बोली जाती है, यही पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बोली जाती है, वहीं सिक्किम में बोली जाती है। लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर लोग हैं वो यहाँ के बोले जाते हैं। उड़ीसा में भी बोली जाती है, सही है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो झारखंड के हैं, इसलिए झारखंड हमारा आंसर सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि झूम खेती है। क्या है भैया? जैविक खेती? नहीं सर जी, जैविक खेती नहीं है, काटो और जलाओ खेती, सही है। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, काटो और जलाओ। ये लोग क्या करते हैं झूम खेती में कि जैसे जहां देखे जंगल उंगल है उसको पहले काट देंगे, उसको जला देंगे, उसका राख जो है जैविक खाद के रूप में उपयोग कर लेंगे। उसके बाद 2-3 साल वहां खेती करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। जब वहां की उर्वरकता जो है वो कम हो जाएगी ना, वो छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी जगह यही काम करेंगे, वहां के जो पेड़ पौधे हैं उनको काट के जला देंगे, फिर खेती करेंगे। फिर उसके बाद जब वहां भी उत्पादकता जो है वो कम हो जाएगी, फिर तीसरी जगह चले जाएंगे। ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। फिर कभी ऐसा भी होगा फिर वहीं वापस आ जाएंगे, सही, जहां पहली बार किए थे वहां फिर वापस आ जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे चलते रहते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है काटो और जलाओ खेती, यानी ऑप्शन बी, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। देख लो ये लोग काट करके जला दिए हैं, ये धुआं निकल रहा है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? चिड़िया बनी हुई है, निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं? जल्दी से बताओ, कलचिड़ी है, शकरखोरा है, या दर्जिन चिड़िया है जिसको टेलर बर्ड कहते हैं, वीवर पक्षी, या बया? तो भैया जी ये है टेलर बर्ड, दर्जिन चिड़िया। ये क्या करती है? ये अपने चोंच से पत्तों को आपस में सिल देती है। इसकी जो चोंच है ना बड़े नुकीले होते हैं और ऐसे थोड़ा सा झुके होते हैं, इसलिए ये पत्तों को, जैसे आप अपना पर्स रखते हैं, पर्स दो पत्ते दो ऐसे रहता है ना, उसके बाद इधर इधर पूरा सिला रहता है, यहाँ से ओपन रहता है, ऐसे है ना, वैसे ही ये लोग अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? टेलर बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखो भैया उल्टे लटके हुए हैं, सीधे इनका जमाना में काम नहीं चल रहा है का, उल्टा पलटे हैं। चलो देखो, कह रहा है जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? पक्षी, चमगादड़, गिलहरी, या मधुमक्खियां? तो ऑप्शन है आपका चमगादड़। राजस्थान में कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके जो फूल हैं, जो पुष्प हैं, वो रात में बड़े बड़े चमकदार होते हैं, तो ये लोग उस पर जाके बैठते हैं और वहाँ से उनका परागण जो है उठा करके कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वहाँ भी वो लोग प्रजनन करने लगते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सही है। इसका मतलब ये जो है जंतु परागण जो है वो किसके द्वारा होता है भैया? चमगादड़ के द्वारा होता है, और राजस्थान में ज़्यादातर देखा जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति की हिस्सा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है, कौन है? जामदानी है, कि चिकनकारी है, कि पटोला है, कि पोचमपल्ली है? वैसे आपको पता है चिकनकारी जो है वो कहाँ का है? चिकनकारी वो कहाँ का है? चिकन कढ़ी नहीं भैया, कढ़ी चिकन नहीं है, चिकनकारी ये लखनऊ का है, यूपी की जो राजधानी है। जामदानी कहाँ का है? ये कलकत्ता का है, ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, ठीक। सर जी ये क्या होता है? देख लो, साड़ी पे डिजाइन बनी होती है,
ये देखो साड़ी पे डिजाइन बनी ना, इसी को बोलते हैं जामदानी। और ये मशहूर हुई थी कब, जब मुगल थे तब बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी हुई हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए जहां आप उन्हें देख सकते हैं। जोहाद है, बावड़ी है, झील है। जोहाद का मतलब होता है जैसे आपने तालाब पोखरा देखा है, वो जोहाद होता है। बावड़ी कुएं की तरीके से पानी इकट्ठा किया जाता है लेकिन सीढ़ी लगी होती है, उसको बावड़ी बोलते हैं। झील वो तो आपको पता है नेचुरल सोर्स होते हैं और नीचे से पानी आता है ना। देखो ये है जोहाद, ये है बावड़ी और ये है झील। तो ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। ये पहले ही बता दिया गया है कि जितनी भी बावड़ियां हैं ज्यादातर राजस्थान के इलाकों में बनवाई गई हैं। ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, ये इसका ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भैया देखो फेंकना नहीं, अभी रुके रहना, पहले क्वेश्चन पढ़ने दो। कह रहा है कि नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है। ठीक है, वे कौन सा खेल खेलते हैं? जैवलिन थ्रो खेलते हैं, शॉर्ट पुट थ्रो खेलते हैं, या तीरंदाजी, या ट्रिपल जंप? भैया जी देखो अपने हाथ में लिए हुए हैं, ये अपने हाथ में लिए हुए हैं, इसको क्या कहते हैं? जैवलिन। और ये थ्रो करते हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि भाला फेंकते हैं भैया, भाला फेंकते हैं। इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था भैया। 87 दशमलव कुछ फेंका था इन्होंने। ठीक है, और सेकंड नंबर पे पाकिस्तान का कोई था वो। तो 2020 के टोक्यो के जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक भारत को जिताया था। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है घटपर्ली नेपेंथीस पौधा चूहों, मेढक और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। अरे भैया मांसाहारी पौधा है ये। कह रहा है कि हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है, बताओ कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे देश में जो पौधा पाया जाता है वो मेघालय राज्य में, मेघालय जहाँ की राजधानी शिलोंग है वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पाया तो वहीं बगल में त्रिपुरा है वहाँ पर भी कुछ पाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो पाया जाता है वो मेघालय राज्य में पाया जाता है, मेघालय में। ठीक है भैया, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती, सबसे ज़्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए। कह रहा है कि रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम डेसिबल लीटर है, 12 ग्राम डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि को क्या हुआ है? क्या वो बीमार है? हीमोग्लोबिन कम है या ज्यादा है या नॉर्मल है? देखते हैं। पहला कह रहा है रक्तहीनता से ग्रस्त है। नहीं भैया, ये नॉर्मल है, इतना होना ही चाहिए, 12 ग्राम प्रति डेसी लीटर। रक्तहीनता से ग्रस्त है? नहीं, रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है। हाँ ये सही है, ये सही है। का मतलब रवि का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है, ये भी सही है। रवि की लाल रक्त कोशिका की गणना सामान्य है। अरे भैया लाल रक्त हीमोग्लोबिन है वो, लाल रक्त कह रहे हैं। तो चलो ये क्या हो गया, ऑप्शन बी सी वाला सही है, बी सी चौथे वाले में सही है, बी सी। ठीक है, कितना होना चाहिए? 12 ग्राम प्रति डेसी लीटर। चलो भैया एक और खिलाड़ी आ गए, इनका क्या नेम है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? सानिया मिर्जा टेबल टेनिस? नहीं भैया, सानिया मिर्जा खेलती हैं टेनिस, टेनिस खेलती हैं, टेबल टेनिस नहीं होना चाहिए। साइना नेहवाल बैडमिंटन, हाँ ये सही लिखा हुआ है। साइना नेहवाल देखो आपके सामने बनी हुई हैं, क्या खेल रही हैं? बैडमिंटन। पीटी उषा जो खेलती हैं वो एथलेटिक्स हैं, दौड़ने वाली हैं, धावक हैं पीटी उषा। और के मल्लेश्वरी जो है वो वेट लिफ्टिंग में है, वेट लिफ्टिंग यानी 54 किलोग्राम में वो खेली थी। और सिडनी में 2000 में ओलंपिक हुआ था, उसमें वो कांस्य पदक, यानी भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने पदक जीता था 2000 में। के मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग और पीटी उषा एथलेटिक्स। ठीक है, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे इन्होंने गलत दे दिया है ना। अरे गलत दिया है तो अभी तो क्वेश्चन बना है भैया। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पृथ्वी गोल है, सबको पता है, जियोड उसका आकार है, और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, ये भी सबको पता है। अतः जब भारत में मध्याह्न यानी दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्यरात्रि होती है? भैया सिंपल सी बात है, सूरज एक जगह बैठा हुआ है बेचारा, और पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है। सूरज भी अपनी गति कर रहा है लेकिन बहुत ही स्लो कर रहा है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये गति कर रही है, तो एक जिधर जो सामने रहेगा वहां दिन रहेगा, जो पीछे रहेगा वहां रात रहेगी, जिधर प्रकाश नहीं जाएगा वहां रात रहेगी। अगर
सूरज उत्तरी गोलार्ध में तो दक्षिणी गोलार्ध में रात रहेगी, अगर सूरज दक्षिणी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में रात रहेगी। सही है। इसका मतलब अगर कोई उत्तरी गोलार्ध में है वहां दिन है तो अगला जो देश होना चाहिए वो दक्षिणी गोलार्ध का होना चाहिए। तो कह रहा है कि पृथ्वी गोल है और सूर्य की परिक्रमा करती है। तो भारत में जब मध्याह्न यानी दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होती है। तो देख लो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपका आंसर होना चाहिए दक्षिणी गोलार्ध वाला। देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में कहां है सर जी। अल्जीरिया, अल्जीरिया तो है यहां पर, ये है अल्जीरिया, ये अल्जीरिया है भैया, उत्तरी गोलार्ध में ही है, उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। सर जी अलास्का, ये भी यहां है उत्तरी गोलार्ध में। अर्जेंटीना, हाँ देखो यहां है, ये अर्जेंटीना है। तो भैया जी ये है दक्षिणी गोलार्ध में और यहीं से लाइन जाती है, यहीं से लाइन जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो भैया दक्षिणी गोलार्ध में यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है। कनाडा तो देखो यहां है, कनाडा ये है, तो यहां कहां रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहेंगे? झरोखा कहेंगे, ड्रोमर कहेंगे, चबूतरा कहेंगे। अरे चबूतरा तो नीचे बना रहता है, दीवार से ऊपर थोड़ी ना बना रहेगा। बुर्ज, हाँ ये सही है, जिसको हम लोग किला बोलते हैं। देखो ये चीज, इस पर इतनी जगह होती है, कुछ लोग बैठ करके आराम कर सकते हैं, या वहां से रखवाली की जाती थी, सैनिक वैनिक वहीं बैठते थे। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? बुर्ज। चलो भैया आगे बोला है ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है। ये कहां से आरंभ करते हुए बढ़ाता है, कहां से शुरू करता है? तो परिवार से शुरू करता है, स्वयं अपने आप से शुरू करता है, पास पड़ोस से शुरू करता है, या देश से शुरू करता है? भैया जी ये जो शुरुआत करेगा अपने आप से, पहले खुद, उसके बाद परिवार के सदस्य, तब परिवार है ना, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, देश तो एकदम बाद में आएगा, पास पड़ोस है ना। तो इसका मतलब स्वयं अपने आप से, सबसे पहले अपने आप से पर्यावरण को सीख मिलती है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है कि ईवीएस को ग्रेड 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है। हाँ सही बात है, 3 से 5 तक ईवीएस पढ़ाया जाता है, और 1 और 2 में ईवीएस नहीं है, लेकिन भाषा और गणित में ऐसा कुछ समावेश किया गया है ताकि परिवार के बारे में सीख सकें। तो ये वाला तो एकदम सही है, ए वाला सही है। बी वाला देखते हैं, कह रहा है कि ग्रेड 1 और 2 में ईवीएस के कौशल, गणित और भाषा के पाठ्यक्रम में अंतर्निहित है। सही बात है ये भी। सी वाला देखते हैं, ईवीएस का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम विषयों को उनके संभावित कनेक्शन के साथ विषयों और उप विषयों में वर्गीकृत करता है। सही बात है, ये तो एनसीईआरटी के हर वो करती है, पहले विषय फिर उप विषय जरूर रहते हैं ना। मतलब अगर किसी बड़ी चीज को समझना है तो छोटा छोटा करके सीखना पड़ेगा ना, तो वही चीज ये कह रहा है कि इसका मतलब ये सही बोला है। डी वाला क्या कह रहा है कि ईवीएस पाठ्यचर्या विद्यार्थियों को पर्यावरण की समग्र रूप से सराहना करने और विषयों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित करने में सक्षम बनाता है। गलत, ए बी सी सही है। कौन सा है भैया? ये वाला, ए बी सी सही है, ऑप्शन सी वाला सही है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। यहां से याद कर लीजिएगा कहां से कहां तक ईवीएस चलता है, वो याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पहला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें ग्रेड दिया जाता है। नहीं भैया, ना ग्रेड दिया जाता है ना अंक दिया जाता है, ये हटाओ, पहले ग्रेड दिया जाता है कह रहे हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें अंक दिया। अरे भैया अभी तो बता दिए हैं, ना ग्रेड दिया जाता है ना अंक दिया जाता है, ये गलत। ये वाला देखते हैं, कहाँ चला गया? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन समय समय पर बच्चों के सीखने के स्तरों में आने वाले परिवर्तन की जानकारी देता है। हाँ ये सही है, समय समय पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है, कैसे वो सीख रहे हैं, ये सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है। ठीक है, और अगर कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो वो कैसे सीखे ये भी वो बताता है, क्या कमी है वो भी वो बताता है। तो इसका मतलब ये सही है, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन में। आगे बोला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों को ये बताना है कि वे अपनी अधिगम प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएं, ये भी सही है।
अभी बता दिए क्या दिक्कत आ रही है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है। जब पता चल गई दिक्कत तो उसको सुधार आप खुद ही कर सकते हैं। तो सी और डी सही है, इसका मतलब ये वाला फिर से सही हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ताशी को पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए शब्द ग्लूकोज, एसिड, एसिडिटी बच्चों को समझाने में कठिनाई हो रही है। ताशी को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अरे ले जाओ पास पड़ोस में दिखाओ, उसको अच्छी तरीके से समझाओ, समझ में आ जाना चाहिए, है ना बच्चों को। देखो पहला क्या कह रहा है, ग्लूकोज और एसिड के पैकेट लाकर बच्चों को दिखाएं। अरे भैया खाली पैकेट दिखाने से कुछ थोड़ी नहीं समझ में आएगा, तो ये गलत। आगे विद्यार्थियों से शब्दकोश में इन शब्दों के हिंदी अर्थ पढ़ने को कहा। अच्छा हिंदी अर्थ पढ़ लेंगे तो क्या समझ में आ जाएगा? नहीं। आगे लिखा हुआ है बच्चों की स्थानीय भाषा तथा अनुभवों पर चर्चा कर समझाने का प्रयास करें। ये 100% सही है। स्थानीय भाषा में उसको बताइए कि एसिडिटी क्या होती है ना, पेट में कैसे कैसे होता है, वो सारी चीज़ें स्थानीय भाषा में बताओ और उनके जो अनुभव है उससे बताओ तो समझ में आएगा। आगे बोला है कक्षा में स्थानीय डॉक्टर को विशेषज्ञ वार्ता के लिए आमंत्रित करें। अरे भैया छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डॉक्टर फिर वैसे ही समझाएगा जैसे वो समझा रहे थे, तो थोड़ा कम समझ में आएगा, इसका मतलब सी वाला सही है। चलो 20 पर्यावरण अध्ययन अधिगम के निम्नलिखित स्वरूपों में से किन स्वरूपों के बारे में है? पर्यावरण किसके स्वरूप के बारे में है? तो वो चीज आपको फैक्चुअल है, एक्सपीरियंशियल है या एक्सपेरिमेंटल है, तथ्यात्मक है, अनुभवात्मक है, प्रयोगात्मक है। तो प्रयोगात्मक तो है ही, अनुभवात्मक तो है ही, तथ्यात्मक नहीं है, यानी ऑप्शन बी सी सही है। बी सी किसमें है भैया? इस वाले में सही है। ठीक है, तथ्य पर जोर नहीं देना है, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस पे जोर देना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को निम्नलिखित में से किस पर जोर देना चाहिए? विषय वस्तु पर यानी कंटेंट पर? नहीं भैया कंटेंट पर नहीं, इसका मतलब ये तो गलत है। प्रोसेस पे जोर देना चाहिए, हाँ ये सही है, ये वाला गलत है। फैक्ट्स पे, अभी इसके पहले वाले में फैक्ट पे मना किया गया है। एप्लीकेशन, हाँ ये अनुप्रयोग पर। तो प्रोसेस और अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन पे, प्रतिक्रिया और अनुप्रयोग कौन सा सही है? बी और डी सही है, बी और डी लास्ट वाले में सही है भैया। ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल थे 21 क्वेश्चन, सभी हो गए कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन को इधर उधर करेंगे, सत्यानाश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।